गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का जेक द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उस क्वेश्चंस का विथ आंसर देखते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी सब्जेक्ट का जो वीडियो अपलोड होगा वो अब तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करें कि हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है। इसका आंसर क्या होगा कि प्रसन्न व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के व्यक्ति मुस्कुराकर करता है। यदि प्रसन्नता अधिक होती है तो उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती है। वह उस समय सभी दुश्चिंताओं से क्या हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उसकी हंसी को देखकर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया। तो क्यों दिया था इसका निम्नलिखित कारण है। पहला, हंसी विभिन्न कला कौशलों से युक्त होता है। दूसरा है कि आनंद से हंसने से आयु बढ़ती है। तीसरा है कि हंसी को औषधि के रूप में माना जाता है। यह रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होता है। अच्छा, तीसरे नंबर में क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर हॉफलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि हंसी एक उत्तम चीज है जो औषधि के रूप में काम करती है। यह रोगियों के साथ साथ सबके काम की वस्तु है। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा है। तो एक अंग्रेज डॉक्टर का कहना है कि किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे ले जाने से ज्यादा लाभकारी होगा एक हंसोड़ आदमी को ले जाना। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है डॉक्टर के द्वारा हंसी के प्रति। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जिंदगी किसका नाम है। तो जिंदगी जो है जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जो है वो जिंदा दिली का नाम है। अब है कि हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसे है। तो व्यक्ति जब भारी अवसाद तनाव दुख भरी पीड़ाओं में होता है तब उसका एक पल है कि कठिनाई से गुजरता है। तब वह बहुत कम जी पाता है, यानी कि बहुत कम दिनों तक जी पाता है। जबकि खुशहाल व्यक्ति जिंदा दिली के साथ जीता है और उसका आयु लंबी हो जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे है। तो जब व्यक्ति का आंतरिक मन उमंग एवं उल्लास से भरा होता है तो हंसी दर्पण की भांति उसके मन के आनंद को प्रदर्शित कर देता है। उसके बाद है कि क्वेश्चन यहाँ पर कि सेनानी ना होते हुए भी लोग कैप्टन को चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। तो क्या कारण था। चश्मे वाला एक साधारण सा आदमी था, बूढ़ा मरियल और लंगड़ा आदमी था जो सेनानी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय से देश एवं इस पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति बड़ा ही आदर और बड़ा ही सम्मान देता था। इसलिए वह नेताजी का जो मूर्ति बना हुआ था उस मूर्ति का चश्मा जो था, चश्मा लगाता था, पहनाता था और प्रतिदिन अलग अलग चश्मा लगाता था। इसी से प्रभावित होकर लोग जो थे उन्हें क्या कहते थे तो कैप्टन कहते थे। इससे भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। तो कौन सा परिवर्तन था। तो वैसे तो कहा यहाँ कह रहा है आंसर में क्या कह रहा है कि वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, फिर भी पुरातन से भावात्मक जुड़ाव चीजें बदलने पर पीड़ा पहुंचाती है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की कर्म स्थली काशी था और वहां पर सब कुछ परिवर्तित हो रहा था। वहां का खान पान, पुरानी परंपरा, मलाई बर्फ का स्वाद, कुलसुम हलवाई की संगीतात्मक कचौड़ी के साथ साथ संगीत एवं साहित्य एवं उनसे प्रेम करने वाले साहित्यकार एवं संगीतकारों का सम्मान भी बदल रहा था। लोग अब उन सब चीजों को महत्व नहीं देते। वे जीवन के आखिरी पड़ाव में यह भी देख रहे थे कि हमेशा भाईचारा और प्रेम का संदेश देने वाले काशी में अब हिंदू मुस्लिम समुदाय में प्रेम भाव नहीं रहा। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर बिस्मिल्लाह खान जो थे वो व्यतीत हो रहे थे या व्यतीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। सिंपल सा है कि जब बच्चे की मुस्कान होती है तो वह आकर्षक और आनंदित करने वाली होती है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में किसी भी प्रकार का छल कपट, भेदभाव या अच्छा बुरा सोच या अपना पराया नहीं छिपा होता है। एकदम निष्कपट मुस्कुराहट होता है, वह बिल्कुल निश्चल एवं अबोध होता है। जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट बच्चे की मुस्कुराहट से एकदम अलग होती है।
कैसे, तो बड़े व्यक्ति का जो मुस्कुराहट होता है वह समय, स्थिति, व्यक्ति, परिस्थितियों को देखकर, सुनकर और विचार कर मुस्कुराता है। वह अपनी मुस्कुराहट में नियंत्रण भी रख सकता है, जबकि बच्चे की नहीं होता है। उसकी मुस्कुराहट निष्काम एवं स्वच्छ है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट कामनाप्रद एवं नियंत्रित होता है। इस तरह से यहाँ पर छोटे बच्चे और बड़े व्यक्तियों में मुस्कुराहट में अंतर देखा जाता है। अब इसके बाद जो है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो उसके सहयोगी जो होते हैं किस प्रकार संभालते हैं। तो इसका क्या आंसर है, तो इसके आंसर है यहाँ पर, जब कोई साधारण व्यक्ति सफलता के चरम शिखर को प्राप्त करता है तब कभी कभी अत्यधिक संवेगों के वेग से वह डगमगाने लगता है। उस समय उसका साथी पीछे होते हैं, उसे सहयोग, साहस, उत्साह, साहसी प्रेम देकर उसे संभालते हैं। पीछे ठहरे हुए साथी कभी कभी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, उसे शिखर पर पहुंचा हुआ साथी कहीं नीचे ना गिर जाए इसलिए। ठीक है, इसमें इतना ही लिखने पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। तो क्या विशेषताएं होगी, तो निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला, वीर योद्धा अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है कि वीर योद्धाओं को अपने पराक्रम का परिचय बोलकर नहीं करना होता है, बोलकर नहीं बताते हैं। तीसरा है कि योद्धा धैर्यवान एवं सहनशील होते हैं। चौथा है कि योद्धा कभी अपशब्द प्रयोग नहीं करते हैं, अपशब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। ये किसके द्वारा विशेषता बताया गया, तो लक्ष्मण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू जाए। तो इस तरह का दिल को छू जाने वाले प्रसंग कौन से हैं, तो क्या कह रहा है आंसर में कि शिव पूजन सहाय द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया पाठ माता का आंचल में ढेर सारे ऐसे प्रसंग है जो मेरे हृदय को छूते हैं, जैसे पिताजी के साथ भोलानाथ का अधिकांश समय बिताना, व्यतीत करना। जबकि आजकल की भागती दुनिया में कोई भी माता पिता अपने संतानों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि भोलानाथ अपने अधिकांश समय पिता के साथ दिखाई देते हैं, जैसे उनका सोना, उठना बैठना, पूजा पाठ, खेल कूद, ये सभी फसलों की बुआई के साथ साथ बारात निकालने तक सब साथ में होता है। किंतु मेरा मन भोलानाथ को भोजन कराता हुआ एक पिता और माता को देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है कि किस प्रकार गोरस शान कर उनकी माता तरह तरह के पशु पक्षियों का नाम लेकर बड़ी आत्मीयता से नटखट बालक को भोजन कराते हैं। आज के समय में उस तरह के आत्मीय भाव से बच्चों को भोजन कराने का सारा जिम्मा मोबाइल और टीवी ने ले लिया है। यह देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंगटोक जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है क्योंकि इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना और कराना। किंतु गर्मी के मालिक, चूंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए परिस्थितियां बड़ी कठिन होती है। यहाँ के लोगों को अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी यहाँ के लोग विभिन्न आपदाओं, विपदाओं एवं बाधाओं के बीच मस्त होकर अपना जीवन यापन करते हैं और जीते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अब देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, जैसे इसमें एक दिया हुआ है निबंध है 150 शब्दों का। मान लेते हैं हमारा झारखंड देख लेना है, एकता देख लेना है, ये सभी 2-3 है और हमारा झारखंड तो है ही, हमारा राज्य झारखंड, ये सभी देख लेना है। जैसे अगर निबंध आता है, संकेत बिंदु जो होगा उसका लिखना। पहले परिचय, जो चीज मान लीजिए यहाँ हमारा राज्य झारखंड है तो इसके बारे में परिचय है कि हरियाली की गोद में अवस्थित हमारा झारखंड राज्य बहुत ही प्यारा है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके बनाया गया। झारखंड का अर्थ है झार, झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र।
हरियाली से भरपूर झारखंड खनिज संपदाओं में भी काफी संपन्न है, यह भारत का 28वां राज्य बना है। ये हो गया परिचय। अच्छा, इसके बाद पूछेगा, यहाँ बोलेगा कि इतिहास, तो इसका इतिहास के लिए एक टॉपिक देना है और लिखना है कि झारखंड शब्द का उद्गम दो शब्दों से मिलकर हुई है, झार अथवा झाड़, जिसे स्थानीय भाषा में वन कहते हैं, और खंड का अर्थात टुकड़ा होता है। झारखंड राज्य का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण जो है ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए पुण्य शब्द प्रयोग किया गया। ये इसका इतिहास हो गया। सीमा इसका पूछा जाएगा, तो सीमा आने की उत्तर पश्चिम जो है झारखंड का, तो इसका सीमा क्या हो जाएगा, तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। पश्चिम में बंगाल और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश उत्तर में, हाँ, पश्चिम में बंगाल तथा पश्चिम वही छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। इस राज्य की लंबाई पूरब से 163 है और 63 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। ये इसका हो गया इतिहास। अब इसका जो है निवासी पूछेगा, निवासी लिखा हुआ है, तो निवासी के बारे में क्या लिखना है, सिंपल सा वही टॉपिक लिखना है, जो संकेत बिंदु दिया रहेगा उसी से लिखना है। झारखंड में कुल 32 जनजाति पाई जाती है, जनजातियां, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या की 26.2% है। और साथ ही हिंदू श्रम आबादी में कुलीन उच्च जातियां ब्राह्मण, भूमिहार, राजदूत और कायस्थ के साथ साथ यादव, कुर्मी, अनुसूचित जातियां दलों निवास करती है, जो खोरठा, संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी ये सभी भाषा बोलने वाले लोगों के बारे में लिख देना है, जो जो भाषा बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ कह रहा है कि यहाँ की संस्कृति रंग बिरंगी है, लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। इस तरह से अब जितना लंबा कर सकते हैं इसको, इतना छोटा भी सही प्रॉपर होना चाहिए, छोटा लिखते हैं प्रॉपर, और लंबा करना है जितना लंबा कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ एक दिया हुआ है इसमें परिश्रम का महत्व। तो परिश्रम का महत्व में यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले भूमिका। तो भूमिका हर एक टॉपिक यानी कि निबंध का जो टॉपिक रहेगा उसके अनुसार से चेंज होते रहेगा। अगर यहाँ निबंध परिश्रम का महत्व है तो इसमें भूमिका अलग हो जाएगा, श्रम का जीवन का सत्य, उन्नति विकास में सहायक, उसके बाद उपसंहार। इस तरह से इसको देखते हुए है कि पॉइंट बाय पॉइंट बना के कुछ कुछ 2-4 लाइन लिख देना है, तो 150 लाइन पूरा कर देना है। उसके बाद एक परोपकार, परोपकार भी देख लेते हैं। परोपकार में क्या है, संकेत बिंदु, अर्थ, महत्व, कुछ उदाहरण और उपसंहार, 4 बिंदु है। तो परोपकार शब्द का मतलब शब्द पर उपसर्ग और उपकार से बना है, जिसमें पर जोड़ उपकार होता है, अर्थात परोपकार, जिसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सहायता करना। महत्व क्या है, तो परोपकार एक ऐसी भावना है जो किसी के अंदर होना चाहिए, चूंकि समाज में इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं है। ठीक है, तो हमें प्रकृति ही सिखलाती है कि निस्वार्थ भाव से हमें सबकी मदद करनी चाहिए। नदी, तालाब, सूर्य जिस तरह से निस्वार्थ भाव से हमें या किसी भी जीव को सेवा प्रदान करते हैं, उस तरह से होना चाहिए। इसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। उदाहरण अब इसका जैसे कह रहा है कि परोपकार के उदाहरण तो प्रकृति के कण कण में बसा है। जिस तरह से वृक्ष कभी भी अपना फूल नहीं खाते, नदियां अपना पानी नहीं पीते, सूर्य कभी अपना रोशनी नहीं लेते, जबकि हमें ही उल्टा रोशनी से भर देते हैं। इन सब से हमें ये निर्वार्थ परोपकार की भावना सीखनी चाहिए। मानवता के कल्याण के लिए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी कतार को याद कर सकते हैं, जिन्होंने अपने तन मन धन को समर्पित कर इस देश को आजाद कराया। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो फांसी पर चढ़ गए, और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि असंख्य उदाहरण हम देख सकते हैं, जो परोपकार यानी कि दूसरों के भलाई के लिए है कि अपना जान तक कुर्बान कर दिए। तो इस तरह से शब्द का जो है कि उपयोग एक सही ढंग से, एक स्टैंडर्ड शब्दों का, वाक्यों का उपयोग करना है, और इसमें जो लिखना है, लेकिन जो निबंध रहेगा उसके प्रति लिखना है। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार में क्या है कि हम इस प्रकार देखते हैं कि परोपकार में किसी प्रकार का अपना स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि वह मानवता के नाते दूसरों की भलाई करता है। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की भावना होती है। इसी सज्जनों का आभूषण है, जिससे समाज जो है वो पुष्ट
कर पुष्ट होता है, अतः दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं और दूसरों के प्रति हीन भावना ना रखें, ये चीज हमें बताता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है। पत्र लिखने का तरीका है कि यहाँ पहले एड्रेस देना है, डेट देना है, प्रिय मित्र, और फिर यहाँ नमस्ते या जो भी अभिवादन करना है। इसमें है कि इसमें जो लिखा हुआ है इसमें बता दें, इसमें क्या है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है, झारखंड के किसी ऐतिहासिक जगह घूमने गए हैं उसका वर्णन करना है। तो यहाँ बता रहा है कि अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग कुशल हो, हम लोग यहाँ कुशल है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ शुरू होगा, पत्र में तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने का जिज्ञासा प्रकट की है, मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने के लिए पत्र लिखा हूँ। ये लिख सकते हैं रांची शहर से 10 किलोमीटर दूरी है, तो फिर अपना शहर कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ जो लिखना है लिख सकते हैं। खत्म कैसे करना है, तुम सब यहाँ मेला देखने आओ, बहुत मजा आएगा, उसको आमंत्रित करना है। और लास्ट में है कि बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा अभी मतलब तुम्हारा प्यारा मित्र, अपना नाम यहाँ लिख देना। ये यहाँ पर पत्र हो गया। इसके बाद एक जो है विज्ञापन, विज्ञापन देख लेना है, आएगा है विज्ञापन। क्या कर रहे हैं विज्ञापन, यहाँ पर छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों के विज्ञापन तैयार कीजिए। तो अट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ एक दिया हुआ है स्लोगन, बढ़े चलो बढ़े चलो, अच्छा पढ़े पढ़े चलो बढ़े चलो, ये यहाँ पर है। तो इसमें ये इसको हाईलाइट कर देना है, इसको हाईलाइट कर देना है, पहले ये वाला बॉक्स ऊपर, उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये, इसको खींचकर ऐसा देना है, नीचे खाली छोड़ना है जब तक ये भर नहीं जाए। यहाँ पर लिखना जो कंटेंट है वो लिखने के बाद लास्ट में इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजिए शिक्षा लेने के लिए। ये हो गया पैराग्राफ से, अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिक से बनता उत्तम देश, ये स्लोगन हो गया। उसके बाद फिर एक और है, शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनहित में जारी। बस ये हो गया, ये विज्ञापन हो गया 5 शब्दों का, 50 शब्दों का, लगभग 5 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद एक इसमें स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री पदार्थ वाली कंपनी की ओर से लगभग विज्ञापन बनाने के लिए बोल रहा है, जिसमें क्या कह रहा है कि इसमें हेडिंग बनाना है, और हेडिंग बनाने से इसको हाईलाइट करना है। इसमें हाईलाइट, स्वाद भी और सेहत भी, प्रोटीन स्वास्थ्यवर्धक पेय, प्रोटीन स्वास्थ्यवर्धक पेय, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पॉइंट बना के, प्रोटीन विटामिन और आवश्यक मिनरल्स से भरपूर, और दूसरा पॉइंट में कमजोरी को दूर भगाकर दिन भर आपको ऊर्जावान बनाता है। तीसरा पॉइंट, स्वाद ऐसा कि सबको पसंद आए, निर्माता यहाँ दे दिया गया है इसमें कांटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें विज्ञापन दे सकते, विज्ञापन आएगा तो लिख सकते हैं।